देवेश जी, आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं, इतनी निर्दयता से तो कोई जानवर को भी नहीं मारता। बच्चे प्यार से तो समझाते हैं, मारपीट से तो नहीं। प्यार रूपी नकेल से शैतान बच्चे को भी ठीक किया जा सकता है। बच्चे तो फूल के समान होते हैं, उचित परवरिश से ही उनका उचित एवं संतुलित विकास हो पाता है। डॉक्टर नरेश ने विक्की को देखकर चिंतित होकर कहा, क्या मैं अनाड़ी और बेवकूफ़ हूँ जो बेवजह ही विक्की को मारता हूँ? पहले तो समझाने का ही प्रयत्न किया था, जो भी आता है उपदेश देकर चला जाता है। देवेश ने मन ही मन मुदमुदा उठा। डॉक्टर नरेश मरहम पट्टी कर दवा देकर चले गए। देवेश ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वह मन ही मन तर्क वितर्क में उलझा हुआ था, किंतु डॉक्टर की धिक्कार से उसे अहंकार को ठेस लगी थी। वह घायल हुआ था। सच तो यह था कि उसमें सच्चाई का सामना करने की ताकत नहीं बची थी। उसने कहीं पढ़ा था कि सब कुछ होते हुए भी चोरी करना एक मनोरोग होता है। तभी बड़े बड़े अमीर लोग भी डिपार्टमेंट स्टोर से यह समझकर मनपसंद सामान उठा पा जाते हैं कि उन्हें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन जब स्टोर में लगे वीडियो कैमरे द्वारा उनकी चोरी पकड़ी जाती है तब वह खंडन करते फिरते हैं। कहीं विक्की भी तो इसी मनोरोग का विकार तो नहीं हो गया? उसे मारने से पहले किसी मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए था, किंतु प्रिया की बातों से उसे अनायास ही इतना क्रोध आ गया कि वह स्वयं को काबू ना रख सका। कालबेल की आवाज़ सुनकर दीपिका ने दरवाज़ा खोला। सामने जेठ नरेश और जेठानी अनिला को देखकर उसका चेहरा फक पड़ गया था। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं काम करके आता हूँ। वैसे भी इस समय देवेश और विक्की तो घर पर नहीं होंगे। नरेश ने दीप्ति के चेहरे के उतार चढ़ाव को और ध्यान दिए बिना कहा। दीप्ति कौन है? अंदर देवेश ने पूछा। देवेश आज ऑफिस नहीं गया? देवेश की आवाज़ सुनकर नरेश पूछते हुए कमरे में चले गए। अनिल तथा दीप्ति भी उसके पीछे पीछे आ गई। देवेश को बैठा और विक्की को लेटा देख अनिल ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ विक्की को? देवेश ने उसको देखकर चौंक गया। उसने उठकर चरण स्पर्श तो कर लिए, लेकिन एकाएक समझ नहीं आ पाया कि उनके प्रश्न का क्या उत्तर दिए। इसे में तो तेज बुखार है, अनिल ने विक्की का माथा छूते हुए कहा। तभी उसकी निगाह उसके गाल पर पड़े निशान पर गई तो अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, अरे इसके गाल पे तो नीला निशान कैसे पड़ गया है? मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। अब मैं कभी विक्की स्पर्श पाकर रोने लगा। ओह, विक्की पर हाथ उठाया और वह भी इतनी बुरी तरह? मैंने आज तक अपने बच्चों को कभी नहीं मारा और तुमने इस बेचारे मासूम को इतना मारा कि पूरा शरीर नीला पड़ गया। अनिला ने लगभग चीखते हुए कहा, मैंने इन्हें कितना मना किया था कि हम अपना बच्चा स्वयं पालेंगे, किसी को गोद नहीं देंगे, लेकिन देख लिया ना गोद देने का नतीजा। भला कोई अपने बच्चों को इतनी बुरी तरह मार सकता है क्या? भाभी, इसने चोरी की थी। इसकी इस बुरी आदत को देखकर मैं स्वयं पर काबू ना रख सका और मेरा हाथ उठ गया, अपराधी भाव से देवेश ने कहा। शर्म करो देवर जी, मारकर पहले तो गलती की, अब चोरी का इल्ज़ाम लगाकर दूसरी गलती कर रहे हो। देवर जी, क्या तुम्हें मेरा बच्चा चोर नज़र आता है? और यदि उसने गलती से कुछ चुरा भी लिया तो कौन सा तुम्हारा खजाना खाली हो गया जो तुमने मारा इतना कि उसकी हालत ऐसी हो गई? रोते रोते अनिला बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अफसोस है। देवेश ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा। अफसोस है कहने से तो उसकी चोट ठीक नहीं हो जाएगी। अब मैं तुम्हारे जैसे बेरहम के पास इसे नहीं छोड़ सकती। मैं आज ही इसे लेकर जा रही हूँ। अनिला ने एक तरफा निर्णय सुना दिया तथा निवेश ने भी
मौन स्वीकृति दे दी थी। देवेश और दीप्ति उसके सामने रोए, गिड़गिड़ाए, आश्वासन दिया कि अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। उनकी छोटी सी दुनिया का वही चांद और सूरज है, उसके बिना उसके जीवन में अंधेरा हो जाएगा। वे कैसे जीवित रह पाएंगे? पर उन दोनों उनकी एक बात ना सुनी और उसी समय विक्की को लेकर चले गए। दीप्ति ने पूरी रात रोते रोते बिता दी थी तथा देवेश ने चलते हुए सीलिंग फैन को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना प्यार देने के बाद भी उससे चूक कहाँ हो गई। वह विक्की को बेहद चाहता था, उसकी प्रत्येक इच्छा को पूरा करने की कोशिश करता था। वह जो मांगता था उसे लाकर देता था, किंतु फिर भी उसकी चोरी की आदत पता नहीं कहाँ से पड़ गई थी। दीप्ति ने उसे एक नहीं कई बार कहा था कि वह हमेशा गिनकर रुपए पर्स में रखती है, किंतु बाहर बार कम हो जाते हैं। शायद उसके पूछने का उद्देश्य यह रहता था कि कहीं उसने तो नहीं निकाला, लेकिन वह हर बात की तरह से जाए बिना यह कहकर चुप करा देता था कि तुम्हें भी ध्यान नहीं रहता है कि कितना कहाँ कब खर्च हुआ है। किंतु उसने कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि रुपए कम होने की वजह क्या हो सकता है। इस बार तो विक्की ने हद ही कर दी थी। पड़ोसी दिवेश ने यहाँ से रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कार उठाकर तथा पूछने पर बड़ी सफाई से झूठ बोलते हुए कहा था कि यह कार प्रिया ने उसे गिफ्ट दी है। प्रिया और विक्की दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ साथ स्कूल जाते और खेलते थे। कल वह विक्की से कोई कॉपी मांगने आई थी। विक्की कॉपी लेने अपने कमरे में गया तो पीछे पीछे वह भी चली गई थी। अलमारी से कॉपी निकालते समय अलमारी में रखी कार पर प्रिया की नज़र पड़ गई और वह कह उठी, अरे यह तो मेरी कार है, यह यहाँ कहाँ से आई? विक्की, तुम मेरे घर आकर इससे खेल रहे थे ना, लगता है तुम इसे चुरा कर लाए हो। कार यह तुमने तो मुझे गिफ्ट दी थी ना? विक्की के कुछ कहने से पूर्व ही दिवेश, जो किसी काम से उसके कमरे में आया था, यह सुनकर पूछ उठा, यह कार तो मेरे अंकल अमेरिका से लाए थे, मैं इससे क्यों गिफ्ट देती? यह मेरी कार है, लगता है अंकल विक्की इसे चुरा कर लाया है। कहती हुई प्रिया चली गई थी। चुरा कर लाना और ऊपर से झूठ बोलना देवेश आपे से बाहर हो गया था। बौखलाकर उसके पास रखी छड़ी उठा ली और तब तक मारता गया जब तक वह थक नहीं गया। पता नहीं कौन सा शैतान उसके ऊपर सवार हो गया था कि तब तक माफ़ी मांगते विक्की स्वर उसे सुनाई नहीं दे रहा था और ना ही विक्की को बचाने का प्रयास करती दीप्ति की गुहार। उसे बस यही याद था कि प्रिया क्या कह रही थी, अंकल यह मेरी कार है, लगता है विक्की इसे चुरा कर लाया है। गुस्सा शांत होने पर उसे अपनी गलती पर एहसास हुआ। तब उसे महसूस हुआ था कि इतना मारने से पूर्व उसे समझाना चाहिए था, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत की मन स्थिति के साथ वह विक्की को गोद में लेकर असहाय व चिखते हुए बोला था, सारी बेटा, आज मैंने तुम्हें बहुत मारा, पता नहीं मैं इतना निर्दयी कैसे हो गया। मार कब, अब क्षमा मांगने का क्या फ़ायदा? क्या क्षमा मांगने से उसके शरीर के मन पर बड़े जख्म ठीक हो जाएंगे? दीप्ति ने मुंह बनाते हुए कहा था। यह ठीक है कि उसे विक्की की निर्दयता से मारा, उसके हाथ में सक्षम अपराध हुआ था, लेकिन विक्की का अपराध भी तो कम नहीं था। क्या किसी के घर से कोई चीज़ उठा लाना, झूठ बोलना उचित है? क्या बच्चों की गलती के लिए सज़ा देना अनुचित है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि भाई साहब भाभी विक्की को अपने साथ क्यों ले गए। विक्की आज अगर उसका अपना बेटा होता तब भी क्या वे दोनों उसे उसी तरह दोषी ठहराकर बच्चे लेकर चले जाते? क्या बच्चे की गलती पर माता पिता को मारने का हक नहीं होता है? मन में कई प्रश्न नागफली के कांटों की चुभ चुभ कर उसे घायल कर रहे थे, पर उसमें
में किसी का भी कोई उत्तर नहीं था। काल का चक्र कभी नहीं रुकता। आंधी आए, तूफान आए, चाहे महाप्रलय से जीवन ही क्यों ना नष्ट हो जाए, सूरज अपनी गति के साथ निकलता है और मानव सूर्य की नव किरण के साथ जीवन की अंधेरी रात से उबरने की कोशिश में लगा रहता है। शायद यह देवेश के साथ ही यही हुआ था। भयानक अंधेरी रात से उबरने का प्रयत्न में दूसरे दिन ऑफिस जाने के लिए कपड़े प्रेस करने में लगा था। मुंह से निकल गया था, विकी अपनी शर्ट और पैंट लेकर आ, उसे भी प्रेस कर दो। पर विकी कहाँ था उसे कि उसका उत्तर देता। उसकी आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस लौट आई। नाश्ते के लिए बैठा तो विकी को खाली कुर्सी देखकर उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी और वह पराठे का तोड़ा हुआ टुकड़ा वापस थाली में रखकर चला गया। आपने कुछ खाया नहीं? दीप्ति देवेश की मन स्थिति को समझते हुए पूछ बैठी। इच्छा नहीं है। दीप्ति क्या कहती, वह भी उससे आग में जल रही थी। स्कूटर स्टार्ट कर देखा तो पीछे दीप्ति खड़ी थी, विकी नहीं था। जो कहता, पापा ठहरिए, मैं अभी आया, जूते की लेस बांध रहा हूँ। भारी मन से देवेश ऑफिस के लिए चला गया था। शाम को ऑफिस से लौटने पर देवेश सीधे आकर लेट गया। दीप्ति के पूछने पर बोला, सिर में दर्द है। दर्द क्यों ना होगा, इतना सोचते क्यों हो? यह कोई क्यों नहीं सोच लेते कि विकी कभी इस घर में आया ही नहीं था? दीप्ति सिर में बाम लगाते हुए बोली। कैसे सोच लूं दीप्ति? उसकी गंध इस घर के कोने कोने में बसी है। इस घर की प्रत्येक वस्तु पर उसका स्पर्श है। वह 1 हफ्ते का था तभी तो हम उसे इस घर में लेकर आए थे। तुमने कहा भी था किसी अनाथ बच्चे को गोद ले ले। मैं भी शायद तैयार हो जाता, किंतु तभी पता चला कि अनिला भाभी माँ बनने वाली है तथा वह नहीं चाहती थी कि यह बच्चा इस संसार में आए। तब हमने कहा था कि आप अपने लिए नहीं वरन हमारे लिए बच्चे को जन्म दें। हमें इससे कोई अंतर नहीं था कि वह लड़का है या कि लड़की है। उस समय मन में यही आया था कि जब अपना है तो पराये पर अपनी ममता क्यों उड़ेले। लेकिन अब लगता है कि वह तो स्वप्न था जो हम पिछले 8 वर्षों से देख रहे थे। हम यह भूल गए थे कि विकी हमारा बेटा नहीं है। हम उसे सिर्फ प्यार करने का अधिकार है, मारने का नहीं। काश तुम्हारी बात मानकर हम किसी अनाथ बच्चे को अपना लेते तो एक अनाथ बच्चे की परवरिश कर समाज सेवा के लिए कुछ योगदान दे देते। दीप्ति देवेश को क्या कहकर दिलासा देती? वह स्वयं अपनी नज़रों में अपराधिनी थी। उस समय स्त्री को शायद जीने का कोई अधिकार नहीं था। वह स्वयं भी बच्चों के प्यार के लिए तरसती है और अपने पति को भी पिता का सम्मान और अधिकार नहीं दे पाती। वह तो भाग्यशाली थी कि जिसे देवेश जैसा समझदार पति मिला था, जिसने कभी उसकी इस कमी को भी इशारा भी नहीं किया था। दिन बीतते चले गए। देवेश कुछ ही दिनों में बूढ़ा नजर आने लगा था। दुख और लोभ से मानो उसकी कमर ही झुक गई हो। एक दिन ऑफिस से आकर देवेश ने स्कूटर खड़ा किया था कि विक्की दौड़ता हुआ आया और बोला, पापा देखिए हम आ गए। उसकी आंखों में उसके लिए असीम प्रेम नजर आ रहा था। अरे विक्की, तू अचानक कैसे आया? देवेश ने उसे गोदी में उठाकर प्यार करने लगा। बड़े पापा के साथ आया हूँ, विक्की ने मासूमियत से उत्तर दिया। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। देवेश अंदर गया। उसकी नज़र दीप्ति पर पड़ी। उनकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ रही थी। विक्की को उतारकर उसने बड़े भाई नरेश के पैर छुए तथा पूछा, भैया भाभी नहीं आई? देवेश, अनिला नहीं आई,
वास्तव में वह शर्मिंदा है। वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे तुम दोनों से माफ़ी मांगे। भैया भाभी ने कुछ भी गलत नहीं किया था। वास्तव में मुझे इतना नहीं मानना चाहिए था। अपराध बोध से ग्रस्त होकर देवेश ने कहा, जो हो गया सो हो गया, उसे एक काली अंधेरी रात समझकर भूल जाओ और संभालो अपनी अमानत को, जिसने हमें अपनी गलती का एहसास करा दिया है। यहाँ से जाने के दूसरे दिन से ही विकी कहने लगा कि मुझे पापा के पास जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। उसने इससे कहा कि हम तुम्हारा दाखिला यहीं करवा देते हैं, तुम यहीं पर रहकर पढ़ाई करो, बंटी और बबली के साथ रहना। तब यह बोला, मुझे अपने घर जाना है, वहीं रहकर मुझे पढ़ना है। जब हमने कहा कि तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत मारते हैं, तब वह चिढ़कर बोला, मारने का है तो क्या हुआ, प्यार भी तो करते हैं। कल तो इसने हद ही कर दी थी, सुबह से खाना पीना छोड़कर तुम्हारे पास आने के लिए जिद में लगा हुआ था। मुझे इसे लेकर यहाँ आना पड़ा, मुझे क्षमा कर दे भाई। अब यह तुम्हारी अमानत है, तुम जैसे चाहो वैसे रखो, हम कभी भी दखल नहीं देंगे। नरेश भाई साहब अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा। विकी अभी तक देवेश का हाथ पकड़े उसकी ओर देख रहा था, मानो कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो पापा। देवेश उसे एक बार फिर गोद में उठा लिया और बेतहाशा प्यार करने लगा। इस अनोखे मिलन को देखकर दीप्ति की आंखों में अविरल धारा फूट पड़ी थी। उसे लग रहा था कि एक बार फिर से उसके घर में सावन की रिमझिम बौछार पड़ने लगी है और पुनः उसके बाग में चिड़िया चहकने लगी। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।